नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। मिल्कीपुर का किंग आखिरकार कौन होगा, इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। महज 5 दिन शेष रह चुके हैं और ये उपचुनाव यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव बनने जा रहा है। भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियों ने इसे साख का सवाल बना लिया है और ऐसे में जहां आखिरकार कुछ समय में दोनों ही पार्टियों की तरफ से यानी कि सर्वस्व झोंकती हुई नजर आ रही है। आज सपा सांसद डिंपल यादव भी मिल्कीपुर गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के डिप्टी सीएम ने मोर्चा संभाला हुआ था। ब्रजेश पाठक भी मिल्कीपुर के दौरे पर थे। आखिरकार इस उपचुनाव की जंग में कौन रंग जमाएगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। मिल्कीपुर इस बार सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है और ऐसे में तमाम सियासी पंडित से लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि दोनों में किसका पलड़ा ज्यादा भारी पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयानबाजी हुई है वो आपको सुनाते हैं। बताएंगे चंद्रभान पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। भारत मिल्कीपुर हम सब लोग मिल करके जीत के दिखाएंगे। सब आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक, मतलब अभी सारे बहुत बाई पोल्स हुए, ये वाला सबसे ऐतिहासिक मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। इसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कितना वोट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज आएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदना परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और जो लोग अस्वस्थ हैं और जो लोग हॉस्पिटल में हैं। हम भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो मुआवजा की रकम है वो बढ़ाई जाए और जितने भी बॉडीज हैं उनको परिवारजनों को सौंपा जाए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। प्रयागराज को लेकर बड़ा इवेंट होता है, कल्चर इवेंट खत्म होगा इसका। देखिए, प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो आमने सामने है चंद्रभान पासवान तो अजीत प्रसाद प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के ओर से, जहां चंद्रभान वर्सेस अजीत प्रसाद कितना कुछ इस वोट का जाति गणित आखिरकार क्या कहता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां 3.42 लाख कुल इस सीट पर मतदाता हैं, लेकिन मिल्कीपुर की फाइट माहौल टाइट क्यों है? क्योंकि अवधेश प्रसाद के खिलाफ पासी कार्ड विफल रहा है। जहां यही नहीं, भाजपा से लेकर अन्य विपक्षी दल कई बार अपना चुके हैं ये कार्ड। 1985 से विपक्ष और भाजपा का अवधेश के खिलाफ पासी फैक्टर फेल रहा है। 26 साल बाद सपा भाजपा में जंग देखने को मिल रही है। मिल्कीपुर में पहला उपचुनाव 1998 में हुआ था। 1998 में सपा भाजपा के बीच जो टक्कर देखने को मिली, वही टक्कर इस बार के चुनाव में भी देखने को मिली, लेकिन उस साल समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। दूसरा 6 साल बाद 2004 में हुआ था चुनाव। तीसरा उपचुनाव 20 साल बाद 5 फरवरी को होगा। तो आपको बता दें कि पूरी मंत्रियों की फौज उतार दी गई है। 5 मंत्री इस सीट पर यानी कि ताल ठोकते हुए नजर आए और हर सीट पर उतरे थे 3 मंत्री उपचुनाव में। मिल्कीपुर में पूरे 5 मंत्रियों की फौज उतार दी गई है। सूर्य प्रताप शाही बनाए गए प्रभारी मंत्री इस दौरान।
खुद योगी आदित्यनाथ जान जुटाते हुए नजर आ रहे, पूरा दमखम बिखेरते हुए नजर आ रहे सीट पर। लेकिन कई सवाल है, कई जवाब भी है, कई सवाल भी हैं, साथ ही सीटों का समीकरण भी है। तमाम ऐसे सवाल हैं कि आखिरकार इस सीट पर अखिलेश यादव ने अभी तक क्या कुछ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, बीजेपी एक बार फिर से बुरी तरह हारेगी। और यही नहीं, बीजेपी फैजाबाद सीट पर जो हार हुई थी, कहीं ना कहीं उसका बदला लेना चाह रही है। मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम बड़ा संदेश देकर जाएगा, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। मिल्कीपुर में इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा और मिल्कीपुर चुनाव रिसर्च स्टडी करने वाला होगा, यह अखिलेश यादव की ओर से बयान सामने आ चुका है। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। पहले चर्चा की शुरुआत से पहले उनका परिचय कराती हूँ। शशिकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजा रजवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन रविंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। यही बात आप लोग 9 सीटों पर चुनाव कर रहे थे कि ये सीट, और यही नहीं, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। 27 की दिशा निर्देश का जो होगी वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी, सब कुछ जीत जाएंगे। बाद में कहते घूम रहे थे कि भैया शासन ने अपना डंडा चला दिया और प्रशासन इस्तेमाल हुआ है। अब अगर इस सीट पर कहीं हार गए तो क्या कहेंगे? भारती जी, इसका सबसे पहला तो एक्सप्लेनेशन ये है कि 400 पार और 80 में से 80। दूसरा, एक सीट है कुंदर की, मुरादाबाद जिले में, वहां पर 2,45,000 मुसलमान हैं। पिछले चुनाव में हमको 1,25,000 वोट मिला था, इस बार मात्र 25,000 वोट मिला। ये जो गणित है, जो अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, एसओ सीओ सबको हटा दिया गया, बीएलओ हटा दिया गया, नाम काट दिए गए। लेकिन इसके बाद भी मिल्कीपुर में वो चीजें नहीं हो पाएंगी जो इन लोगों ने 9 सीटों पर किया है। कारण है, एक तो मिल्कीपुर एक ऐसा स्थान है फैजाबाद लोकसभा में या अयोध्या जी जनपद में, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी कार्य नहीं किया है पिछले 7.5 साल में। जो भी कार्य आपको दिखाई पड़ेंगे वो विधायक निधि के हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूरे उत्तर प्रदेश का यहीं पर है। एक आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी हैं। एक पैसा नहीं दिया उसको। कहने का तात्पर्य है, ना विकास का काम किया, ना जनता के लिए कोई भी काम किया हुआ है। समाजवादी पार्टी जीतने वाली इस बार मिल्कीपुर, निश्चित रूप से मिल्कीपुर में हमारी विजय होगी और अच्छी विजय होगी। और इनके खाली हारेगी नहीं बीजेपी, इससे दो दुष्चक्र करके चुनाव जीतते हैं, उसको वो भी इसकी बड़ी हार होने जा रही है। ठीक है। शशिकांत जी का भी पहले मैं जल्दी से रुक लेती हूँ। शशिकांत जी, साम दाम दंड भेद, क्या फैजाबाद सीट की जो बदला लेना चाहती है उसके लिए सारा तंत्र आप झोंक देंगे इस सीट के लिए? देखिए, बदला भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता लेगी। जनता मिल्कीपुर में बदला लेगी। बदला इस बात का लेगी कि इन्होंने अयोध्या जो भी सीट है, संसदीय सीट फैजाबाद के नाम से ये कह रहे हैं, तो वहां से जब अवधेश प्रसाद जीते तो उनको अयोध्या का राजा घोषित कर दिया अखिलेश यादव। तो जनता देख रही कि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। एक बात। दूसरी बात कि मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद ने कोई काम नहीं किया। सांसद विधायक निधि भी वर्तमान प्रदेश सरकार ने बढ़ाया, वो भी उन्होंने पूरी तरह से खर्च नहीं किया। और जो अभी ये नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो आईसीआर के वहां पे 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसीआर जो केंद्र सरकार की काउंसिल है, उसके रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो किसानों को वहां लाभान्वित करा रहे हैं। काम इन्होंने कुछ किया नहीं, इनको कोई जानकारी नहीं। एक बात। दूसरी बात, मिल्कीपुर की जनता ने एक और बात ठान ली कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर बंट गए तो फिर कोई बाबर आएगा, उसी अयोध्या में आएगा। अयोध्या में बाबर 500 साल पहले आया था, फिर ये लोग कोई बाबर पैदा करेंगे और फिर बम फूटेंगे चारों तरफ, अयोध्या में भी, लखनऊ में भी और बनारस में, संकट मोचन में भी। तो इन सब चीजों से मिल्कीपुर की जनता अब जान गई है कि किसको लाने में भलाई है, किसके साथ रहना चाहिए, किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए।
तो बिल्कुल मिल्कीपुर की शशिकांत जनता जी, ने इतना तय कर विकास हुआ कि अयोध्या वासी ही अभिभूत हो गए, गदगद हो गए कि वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी को तो हरा तो दिया ही था फैजाबाद सीट। अयोध्या वासी बोले हमें क्या मिला, बाहर से आने वाले लोगों को औने बौने दाम में हमारी जमीनें बेच दी गई, सब कुछ बाहरियों के हाथ दे दिया गया। सवाल मुझसे है? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान में कोई किसी की जमीन बेच नहीं सकता। जमीन स्वयं जब किसान बेचता है तभी जमीन बिकती है। ऐसे कैसे हो सकता है कोई किसी के जमीन बेच देगा? सरकार नहीं बेच सकती भाई। जब कोई अपनी जमीन बेचने पे उचित दाम मिलता है तो वो बेचता है। तो वो जो विकास की प्रक्रिया वहां चल पड़ी है अब वो रुकेगी थोड़ी। उसमें अयोध्या के लोग भी शामिल है। अयोध्या विधानसभा जो है वहां से तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बाकी 4 सीटों पे जरूर हार हुई, निश्चित रूप से हार हुई। जो हार हुई तो उसको लेकिन स्वीकार करते हैं समीक्षा हम तो लोग। की गई थी ना, हार के बाद समीक्षा जरूर की गई होगी। जिस मुद्दे को लेकर आप देश भर में प्रचार कर रहे थे, राम मंदिर का मुद्दा, वही सीट आप हार गए थे जब। हाँ, समीक्षा में ये निकल के आया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने जो ये देश में दुष्प्रचार किया कि संविधान बदल देंगे, ये दुष्प्रचार किया कि आरक्षण बदल देंगे, आज इतने महीनों के बाद मिल्कीपुर की जनता जान गई है कि ना तो संविधान बदला जाएगा ना आरक्षण बदला जाएगा। ठीक है ये लोगों का जो प्रचार था रविंद्र जी, मोहित खान के भक्तों को चुनाव नहीं जिताना है, सीएम योगी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। को ये पता होना चाहिए कि उनके जो राजनीतिक गुरु हैं चिन्मयानंद, उनको चुनाव जितवा दें और उनको किसी मंत्री पद से सुशोभित कर दें। अब जो नाम आप ले लिया वो हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता था, उसके ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया, मामला डीएनए टेस्ट में गया, फेल हो गया। मतलब ये साबित हो गया कि वो बलात्कार में शामिल नहीं था। जो बलात्कार में राजू नाम का व्यक्ति शामिल था वह गिरफ्तार हो गया, जेल में है। तो ये जो फ्रॉड कंपनी है भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें करती है। दूसरा मामला अयोध्या जी टेम्पल में हुआ। एक दलित बालिका है, पढ़ती है और वो साफ सफाई का कार्यक्रम बन के अपना खर्चा चलाती है, उसका बलात्कार हुआ। आज तक ये कुछ भी नहीं कर पाए, उस लड़की के साथ खड़े तक नहीं हो पाए। लेकिन बात हम मिल्कीपुर की कर रहे थे और हमारे ज्ञान पे प्रश्न उठा दिया। फैजाबाद लोकसभा को अयोध्या लोकसभा कहने वाले ज्ञानी व्यक्ति को ये बताना चाहता हूं मैं कि वहां जमीनें किसान अपने आप बेचता है, तो डोगरा रेजिमेंट, तो किसानों की जमीन नहीं थी, डोगरा रेजिमेंट मतलब भारतीय सेना की जमीन थी। डोगरा रेजिमेंट का फायरिंग रेंज था, उसको डीशेड्यूल करके अडानी, रविशंकर, रामदेव को किसने दे दिया? ये तो किसान नहीं थे, ये जमीन किसान की नहीं थी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अयोध्या जी में विश्व की सबसे बड़ी जमीनों की लूट हुई है, जिसमें इनके एसटीएफ के चीफ भी शामिल हैं, इनके बहुत सारे सूचना आयुक्त भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्य करने वाले बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं। इस लूट को कैसे छुपा लेंगे? हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। आप आते हैं एक और बात, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है राजा, एक बात और कह दे। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट। अयोध्या जी में इन लोगों ने जो मंदिर गिरवा के लगभग 1,500 मंदिर गिरवा के हिंदू विरोधी चरित्र अपना दिखाया है, उसका उत्तर अयोध्या जी की जनता दे चुकी है, इस बार मिल्कीपुर की जनता देगी। ठीक है। जिस प्रकार से रजा रिजवी जी, ये चुनाव के आने वाले राजनीति और 2027 का रास्ता कैसे होने वाला है और वो कैसे तय कर सकती है मिल्कीपुर की जनता की आखिरकार यूपी की राजनीति की दिशा और दशा कैसी है? देखिए आरती जी, अभी जो 9 विधानसभा का चुनाव हुआ है, करहल और सीसामऊ, कुदरखी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेरी, खैर और मीरापुर, जाहिर सी बात है 9 में 7 जो है भारतीय जनता पार्टी और 2 जो है समाजवादी पार्टी को सीट मिली है। जबकि अगर समाजवादी पार्टी 2 सीट और की जीत जाती तो आप समझिए इसमें 9 में से जो है वो 4 समाजवादी पार्टी की सीट थी, तो समाजवादी पार्टी 100% रिजल्ट पा करके पास हो जाती। अब ये 100 में जो है 50 नंबर ये पाए हैं, आप समझिए 2 इनकी सीट अपनी जो थी वो चली गई। अब बचती एक मिल्कीपुर की सीट अयोध्या की,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2027 का तो हमें लगता है कि 9 विधानसभा के चुनाव से हल्का से रिजल्ट महसूस हो गया कि आम जनता किस तरफ जा रही है विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में तो आम जनता ने दिखा दिया कि भाई जो है भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से नहीं जो है वो एमपी जीत पाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लोग जीते। तो अब कहीं ना कहीं आरती जी आप देखिए जो ये चुनाव हो रहा है तो इसमें जो है 5 विधानसभा है इस पूरे अयोध्या के अंदर, आप कह सकती हैं। इसमें रुदौली है, खुद अयोध्या है, बीकापुर है और जो है वो अभय सिंह की सीट है। अभय सिंह वहां से लड़े हैं, आप समझिए गोसाईगंज से। तो 5 सीट है, लेकिन 5 में आप देखिए कि रुदौली जो है वो रामचंद्र यादव बीजेपी से जीते हैं। अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता बीजेपी से जीते हैं। अभय सिंह है समाजवादी पार्टी के, लेकिन उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खुल के समर्थन किया। तो ये माना जाता है कि अभय सिंह भी गोसाईगंज के जो एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से सपोर्ट करेंगे। और बीकापुर के आपके अमित सिंह चौहान है एमएलए, और मिल्कीपुर जो अवधेश प्रसाद जी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, उन्हीं की वजह से वो खाली हुई है और रिजर्व सीट है। तो अब इतना जो है अभय सिंह भी मदद कर रहे हैं, रामचंद्र यादव रौली तो कई बार जीते हैं एमएलए, वो मदद कर रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं। ये मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आज ब्रजेश पाठक भी गए, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे उतरे भी और वहाँ रोली सिंह जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष साथ में रहे, सब रहे। और डिम्पल ने जो है आज वहाँ रोड शो भी किया। तो समझिए कई विधायक, रागिनी विधायक और वहाँ जो है वो बिल्कुल दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सब दमखम के साथ थे। बिल्कुल लौटेंगे, ठीक है, बात कंप्लीट कर लीजिए पहले राजा जी। लेकिन आप देखिए जो वहाँ का जातीय समीकरण है, उसी जातीय समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने भी, हमें लगता है कि मैं आपके चैनल पे किसी चैनल पे जब कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ था तो मैंने यही कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी पासवान बिरादरी का ही कैंडिडेट घोषित करेगा तो वहां जो है आपस में टक्कर हो जाएगी अवधेश प्रसाद के बेटे के साथ। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे छोटे कार्यकर्ता को वहां उतारा है जो यंग है, बिल्कुल जमीनी स्तर के। ठीक है, लौटेंगे। वो भी बिल्कुल राजा जी ने बहुत अच्छी बात बताई है और जाति समीकरण भी समझाया, लेकिन इन सब के बीच में फिर से राजनीति पे आती हूँ। शशिकांत जी, योगी आदित्यनाथ मोहित खान का जिक्र कर रहे थे कि देख सपाई बिटिया घबराई, लेकिन 2020 में आपके विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, 10 साल की सजा हुई जिसने नाबालिग के बलात्कार और उसके पिता की हत्या कर दी थी। फिर आपके ये चुनाव क्या आने वाली राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं कि नहीं? क्योंकि आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, आप तो सत्ता में हैं। उसका अंतर स्पष्ट है। कुलदीप सिंह सेंगर जब कन्विक्टेड हुए, जब से आरोपी हुए, उस दिन से लेके और जेल होने तक भारतीय जनता पार्टी ने उनका वो नहीं किया, उनको कवर नहीं किया, उनको बचाने का प्रयास नहीं किया, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी चिल्लाई नहीं। ठीक इसके विपरीत जिस दिन से मोहित खान फंसे हैं, आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया, लड़की ने लगाया, आरोप लड़की ने लगाया और उस दिन से समाजवादी पार्टी छटपटा रही है और उनको बचा रही है और बयान दे रही है और उनके लिए सारे प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी मैदान में कूदी हुई है कि मोहित खान को कैसे बचाना है। तो समाजवादी पार्टी का पूरी पार्टी लगी हुई, तो एकदम स्पष्ट अंतर है। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि फैजाबाद का जो अयोध्या का फायरिंग रेंज है उसका कन्वर्जन कर दिया गया। अखिलेश यादव की सरकार थी, लखनऊ का फायरिंग रेंज सेना का कन्वर्जन करके उसके सामने जो फ्रेंड्स कॉलोनी बना है वो गायत्री प्रजापति और रामप्रसाद जायसवाल ने बनाया। अखिलेश यादव कोई संविधान बदल दे, कोई कन्वर्जन कर दे तो वो बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कोई विकास के लिए कन्वर्जन करे तो बहुत खराब। संविधान में कांग्रेस, ठीक है रविंद्र जी जवाब दे दीजिए। हाँ, कांग्रेस में कांग्रेस संशोधन संविधान में करे तो बहुत अच्छा।
और भारतीय जनता पार्टी कोई संशोधन की बात करे, कोई संशोधन बिल ले आए तो बहुत खराब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हार का विश्लेषण किया उनके प्रवक्ता ने कि हम लोगों ने इनको संविधान विरोधी बताया था, आरक्षण विरोधी बताया था, मतलब पीडीए विरोधी बताया था। ये सच बात, इसका प्रचार फिर करेंगे हम लोग इस बार, और लगातार कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता घर घर है, घर घर पर्ची बांट के इसका प्रचार कर रहे हैं, साक्ष्यों के साथ कर रहे हैं कि संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। इन्होंने सारी नौकरियों को, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से रविंद्र जी इस बार क्या प्रशासन का डंडा तो नहीं बोलेगा? और जो लगातार आप लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठा हुआ है, हार स्वीकार करेंगे ना अगर हार जाएंगे तो? हारने के बाद तो हार स्वीकार करना तो बाध्यता है। जैसे हम लोग कुंदरकी में हारे हैं तो स्वीकार करना तो हमारी बाध्यता है। लेकिन मालूम है कि उस चीज को अगर ट्रायल में ले लिया जाए, किसी भी न्यायिक ट्रायल में ले लिया जाए तो इनको मुक्ति लगेगी। ऐसा केस हरियाणा में हो रहा है, या उससे पहले इस प्रकार की इनकी शैतानी को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में देखा था, जब इन लोगों ने चुनाव को हाईजैक किया था। तो इस प्रकार की शैतानी करेंगे, कर चुके हैं। वहां पीडीए के अधिकारी नहीं है, पीडीए के अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया है। सारे प्रमुख पदों पे बीएलओ के जितने पद हैं सबको इन्होंने अपनी मनमर्जी कर दिया है। इसके बाद भी हम जीतेंगे। इनको प्रत्याशी ही नहीं मिला। सबसे मजेदार बात, पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र में जो व्यक्ति को लेके आया है वो गुजरात लॉबी का है। उसका व्यवसाय गुजरात में है और रहने वाला काफी दूर वहां पर रुदौली का रहने वाला है। अब इनके 2 नेता है वहां पे, खब्बू तिवारी और गोरखनाथ। वो दोनों लोग उसका भयंकर विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास तो प्रत्याशी नहीं था। ठीक है राजा जी, जब बीजेपी कुंदरकी जीत सकती है तो मिल्कीपुर जीतना तो उनके बाएं हाथ का खेल है, लोग कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी अपनी जो है वो हारी, एक कुंदरकी और कटेहरी। कटेहरी में भी आप देखिए कि लालजी वर्मा छोटे मोटे लीडर नहीं है, कई पार्टियों में रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, महत्वपूर्ण मंत्री पद रहा उनके पास, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए अंबेडकर नगर के। अब कटेहरी से उन्होंने उनके परिवार को ही टिकट दे दिया गया, तो कटेहरी सीट भी चली गई, परिवार को दिया गया। अब आज यही हाल है कि मिल्कीपुर में जो है अवधेश प्रसाद के परिवार का, यानी उन्हीं का बेटा लड़ रहा है चुनाव, अवधेश प्रसाद एमपी हो गए। तो कटेहरी तो एक आपके पास एक नमूना है कि लालजी वर्मा एमपी होते हुए अपने परिवार की सीट एमएलए नहीं जिता पाए कटेहरी के अंदर। तो अब आप मिल्कीपुर में यही अगर देख लीजिए, कटेहरी और मिल्कीपुर आस पास है, अयोध्या और अम्बेडकर नगर पड़ोस का जिला है, तो ये कैसे जो है वो जीतेंगे समाजवादी पार्टी? जबकि वहाँ आप देखिए कि जात के हिसाब से दोनों एक ही बिरादरी के हैं, सपा के भी और भारतीय जनता पार्टी के। तो ये बहुत टफ फाइट है। और इसमें देखिए, मुख्यमंत्री जी कई बार वहाँ गए हैं, विकास का काम किए भाई, और मुख्यमंत्री जी तो इसको एक तरीके से मिल्कीपुर की सीट को वो अपनी प्रतिष्ठा भी समझ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, लोकसभा के अंदर अब तो सीटिंग अरेंजमेंट बदल गया, लेकिन लोकसभा में जब शुरू में जीत के गए तो अखिलेश अपने बगल जो है अवधेश प्रसाद जी बिल्कुल एक ट्रॉफी की तरह दर्शाते नजर आ रहे थे लोकसभा में। बिल्कुल सामने बैठा के दिखाते थे कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, अयोध्या आपका बहुत जो है महत्वपूर्ण जो है सीट था, और ये देखिए अयोध्या से जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अवधेश जी आ गए हैं, और ये सब बहुत कहा। लेकिन अब ये चुनाव इसलिए मिल्कीपुर टल गया क्योंकि हाईकोर्ट में ऑलरेडी एक मुकदमा गोरखनाथ दायर किए थे। वो मुकदमा जब वापस लिया गया तब उसके बाद यहाँ चुनाव लड़ने की बात तय हुई। बिल्कुल ठीक है। मिल्कीपुर बहुत आरती जी बहुत टफ है, और मिल्कीपुर ये है कि जाहिर सी बात वो मिल्कीपुर की जनता ही बता सकती है। बिल्कुल ठीक है। शशिकांत जी, सीएम योगी बोल रहे हैं कि माफिया डकैतों को बढ़ावा देती है समाजवादी पार्टी। 2022 में 45 मंत्रियों ने शपथ ली थी आपके ही कैबिनेट में, आपकी सरकार बनी 22 में, और उन्होंने कहा, खुद आपके विधायक ने जो रिपोर्ट सामने आई थी एडीआर की, उसमें ये पूरी तरह से उन्होंने सामने रखा कि इनमें से 20 ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामले उनके खिलाफ और 22 ने कहा कि आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो बहुत साफ सुथरा आपकी कैबिनेट कोई अपराधी नहीं है। नहीं, देखिए, अगर आप पूरे प्रदेश में आप सर्वे करा लीजिए और सबसे एक ही सवाल पूछिए कि गुंडों माफिया पार्टी कौन सी, तो
तो पूरे प्रदेश का परसेप्शन आ जाएगा, पूरे प्रदेश का जवाब आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों पे हो सकता है कि उनके ऊपर मुकदमे हो, आपराधिक मामले हो, लेकिन नहीं, वो जो ADR रिपोर्ट में पूरा इनका उन्होंने खुद बताया है कि 22 लोगों पर आपराधिक मामले हैं और गंभीर आपराधिक मामले हैं 20 लोगों पे। ठीक है। अब देखिए परसेप्शन की बात करता हूं। हमारे देश में एक रत्नाकर नाम के डाकू थे, बाद में महर्षि वाल्मीकि बने। तो जब संगत अच्छा मिलता है तो मतलब बीजेपी में आके सब साफ सुथरा हो जाते हैं क्या? कोशिश हो जाएगा, वो साधु हो जाते हैं। इनके यहाँ माफिया माफिया और गुंडों की पार्टी ये कहलाती है। जनता कहती है, हम नहीं कह रहे, जनता कहती है। एक दो बातों का और सवाल मैं जवाब देना चाहूंगा। और रजा भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो लोग हैं ये परिवारवादी पार्टी है। इनको अभी उन्होंने उदाहरण दिया कुंदन वहां कटहरी में भी आप तो उसके परिवार वालों को दे दिया। मिल्कीपुर में बाप सांसद हो गया, उसके बेटे को टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी विधायक का टिकट ही नहीं, मुख्यमंत्री का भी नए मुख्यमंत्री जिसमें तमाम राज्य। तो हमारे यहाँ नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है, ये पूरा प्रदेश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। इनके यहाँ बस पिताजी का बेटा, पिताजी की पत्नी और वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो परिवार के। तो मिलकर जनता देख रही है कि पिताजी का समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता चला गया दूसरे पार्टी में, आजाद पार्टी में। क्यों चला गया? ये बोल के गया कि भाई इनके यहाँ तो पिताजी के बेटे को ही टिकट मिला नहीं। और एक बात अभी हमारे पार्टी की साथी, ठीक है, आपकी आवाज दुरुस्त कर लेती हूँ, फिर आपसे सवाल लेती हूँ। ठीक है, पहले आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा, उसको दुरुस्त कराते हैं। रविंद्र जी, परिवारवाद का लगातार आप नाम अभी भी सुन रहे थे कि लगातार आपकी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि इस बार भी आप जीत जाएंगे। कॉन्फिडेंस तो जनता बताएगी। रही परिवारवाद की बात, भारत की परंपरा परिवारवाद की रहेगी और हम परिवारवादी रहेंगे। इसके लिए शादी ब्याह करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करना पड़ेंगे। इनकी जो पेन संस्था है शादी ही नहीं करने देती है। परिवार आएगा कहां से? जब परिवार नहीं आएगा तो कैसे असुरक्षित हो जाएंगे? आप समाजवादी पार्टी में आपकी 3 पुस्त 4 पुस्त सुरक्षित है, लेकिन इनके यहाँ असुरक्षा का क्या भाव है? आडवाणी जी सुरक्षित नहीं, मुरली मनोहर जोशी सुरक्षित नहीं, कल्याण सिंह जी सुरक्षित नहीं, उमा भारती जी सुरक्षित नहीं। इस प्रकार से प्रोफेसर बलराज माधव तक कोई भी सुरक्षित नहीं इनके वहां। ये जनता देखती है, इसीलिए ये पार्टी लगातार संघर्ष करती रही। सत्ता में लाने वाले हम 67 में, 77 में, फिर 89 में लाने वाले हम हैं इनको सत्ता में। तो ये परिवार का ढोंग पीटते रहे, चाहे भगवान राम का परिवार रहा हो, चाहे माता पार्वती का परिवार रहा हो, और चाहे विष्णु जी का परिवार रहा हो। ये देश परिवारवादी रहा है और रहेगा। आपको असुरक्षित रहना हो भारतीय जनता पार्टी में जाइए, सुरक्षित रहना हो तो हमारे वहां आइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने कि परिवारवाद को लेकर। लेकिन रजा रिजवी जी, आपसे समझना चाहूंगी, परिवारवाद देश के लिए खतरा है, लेकिन बीजेपी का परिवारवाद देश का विकास है, ये कैसी दोहरी नीति है? देखिए, ये इसको जरा से समझना पड़ेगा और इस पर जरा से बहुत ही स्टडी करके और इस पर करने की जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए कि जो हीरो है तो उसका लड़का हीरो तो होगा। अगर धर्मेंद्र हीरो है तो उन्होंने जब इतना एम्पायर खड़ा किया है तो सनी देओल तो हीरो बनेंगे ना, अभय देओल हीरो तो बनेंगे, वही तो काम करेंगे, कहाँ जाएंगे। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है तो वो अपने बेटे को डॉक्टर इसलिए बनाता है कि जो करोड़ों रुपए का उसने क्लिनिक खोला है और ऑपरेशन थिएटर के बड़े बड़े महंगे महंगे सामान लगाया है, जब वो मर जाएगा तो उसके बाद उसको कौन संभालेगा। तो ये तो देखिए ऐसा है कि ये एक दर्द हर बाप के दिल में रहता है कि भाई हम अपने बेटे को एस्टेब्लिश करके जाएं। तो ये जो कहा जाता है परिवारवाद ठीक है भाई, राजनीतिक बात है और राजनीति के लोग कहेंगे परिवार की बात के बारे में, वो कहना चाहिए अपने हिसाब से। लेकिन कोई ऐसी पार्टी अछूती है परिवारवाद से, बता दीजिए आप। मैं आपसे बिल्कुल
राजनाथ सिंह के बेटे एमएलए नहीं है क्या? वो ठीक है, मंत्री नहीं बनने दिया राजनाथ सिंह ने, नहीं बनने दिया कि नहीं मैं मंत्री हूँ, मंत्री नहीं बनेंगे, वो केंद्र में मंत्री हूँ, वो एक अलग उनका वो है। तो हर बाप चाहता है कि अगर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा बिजनेस मेरा बेटा संभाले। बिल्कुल विरासत में जैसे प्रेस लगाए हुए हैं, मतलब आप करोड़ों रुपए का सेटअप लगा है मेरे पास, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई वो सेटअप मेरा बेटा ही उसको संभाले, दूसरा न संभाले। और ये ताजा उदाहरण है, बिल्कुल आप समझिए 4-5 साल का, कि मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी को अखिलेश को दे करके गए, शिवपाल पटाते रह गए कि नहीं हम ये वो दहने बाएं पार्टी भी बना लिया उन्होंने। एक बाप जो है अपनी विरासत अपने बेटे के हाथ में ही देके जाता है, उसके साथ चाहे जितने लोग लगे रहें। अगर गोंडा में मेरा अपना मकान है और अगर उसको मैंने बनाया है 5000 स्क्वायर फीट में, और मेरे बड़े भाई बड़े कोशिश किए, वहाँ मिस्त्री भी देखे और सीमेंट भी लगवाया उन्होंने और खड़े होकर पूरा बनवाया भी, चार दीवारी, लेकिन नाम तो बेटे का अपने बेटे को ही चाहूंगा। बिल्कुल। दूसरा एक अपराधी परमिट की जो भी बात हुई, आपको बता दूं कि 80-85 में पहले जो अपराधी होते थे वो नेताओं के पीछे जरा से धीमे धीमे लगते थे, आते थे। उसके बाद वो लोग क्या करते थे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोग माननीय हो गए हैं और जिसको जानना हो वो जाने, उन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करना शुरू किया नेताओं के साथ। फिर उसके बाद कुछ पैसा देना शुरू किया, फिर उन्होंने कहा हम खुद न चुनाव लड़ रहे हैं। तो इधर तो वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, इधर इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि एफिडेविट दीजिए कि आपके खिलाफ कोई अपराध नहीं है। तो कहीं न कहीं इधर सुधारात्मक दृष्टिकोण भी हो रहा था कि साहब कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव में ना उतरने पाए और ये जो है पार्टियां इस पर ध्यान दें और उनको न लाएं। लेकिन राजनीति में गणना सीटों की होती है, ठीक है, कितनी सीट है आपके पास, बिल्कुल, कितने आपके सत्ता तक पहुंचने के लिए आपका नंबरिंग है कि नहीं है। ठीक है, वो पार्टी वो देखता है कि भाई अगर है अपराधी प्रवृत्ति वो है मुकदमे, ठीक है कि एफिडेविट देंगे, सीट तो जीत जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल शशिकांत जी, जिस प्रकार से अभी मैं परिवारवाद का जिक्र कर रही थी, अभी हाल ही में हमने देखा था जब 9 सीटों पर उपचुनाव थे, तब मैनपुरी सीट पर आपको कैंडिडेट नहीं मिला तो आपने समाजवादी पार्टी के परिवार से कैंडिडेट बना दिया। इसलिए भी क्या परिवार होना जरूरी है क्या? नहीं, इन लोगों के देखिए परिवारवाद के वकालत से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। कोई भी किसी के परिवार का हो, आए कार्यकर्ता बने, चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरह थोड़ी है कि अपने पिताजी को हटा करके हम खुद ही बैठ गए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चलता। और अपने चाचा को अपमानित करते रहो, और ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। हमारे साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नाम मान करना नहीं चलता, ये सब वही समाजवादी पार्टी में चलता है। देखिए परिवारवाद की जो वकालत इन लोगों की राम से जोड़ रहे हैं, भाई राम को मानना नहीं है, उसके बाद आप राम को जोड़ रहे हैं कि विरासत। अरे राजतंत्र थोड़ी भाई, ये लोकतंत्र है, जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। आपके परिवारवाद का ये वकालत चलेगा नहीं जनता के बीच में। मिल्कीपुर की जनता ही अभी बताएगी कि अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ही बताएंगे कि केवल अवधेश प्रसाद हैं क्या यहाँ पे मिल्कीपुर में और अयोध्या में। और लोगों को कब अवसर मिलेगा? बाप से बेटा, बेटा से बेटा, यही मिलता रहेगा तो और लोग क्या करें? ठीक है, ये लोकतंत्र है। ठीक है रविंद्र पुरी जी, जिस प्रकार से अभी हम जिक्र कर रहे थे परिवारवाद के साथ, लेकिन जिस प्रकार से इस बार की जो लड़ाई है सुपड़ा साफ कर देने का एक तरफ दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार आजाद समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो आपके ही पार्टी में पहले था। उससे मुश्किलें तो नहीं बढ़ेंगी कहीं? नहीं, उससे बिल्कुल किसी प्रकार की मुश्किलें नहीं है। कुछ लाभ जरूर हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि हमारे साथ थे और हमारे माननीय सांसद जी के साथ घुमा करते थे। किसी कारण से हमारी आंतरिक बातें हैं, बताएंगे नहीं, तो उनको अलग कर देने से हमारी पार्टी के अंदर जो वो की स्थिति वो अलग खत्म हो गई। नहीं, उससे हमको लाभ मिलने जा रहा है। संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान है तभी तो पीडीए है, तभी तो अभी आप कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, और साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री, संविधान है तभी तो ये सब लोग इतने बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू इसका सीधा उदाहरण है। ठीक बात है, अगर द्रोह बिल्कुल, तो फिर संविधान खत्म कैसे? संविधान का डर कैसा? संविधान इन्होंने कैसे खत्म किया बता देते हैं।
9 बिल पास किया जो संविधान के विरोध में है, जिसमें से प्रमुख बिल देखेंगे दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। इन्होंने एक चाल चली थी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि आरक्षण को खत्म किया जाए, मतलब आरक्षण में क्रीमी लेयर लाके उसको हम लोग उतरे सड़कों पे, हमारे साथ आरक्षण बचाओ समिति उतरी, उसको भी हम लोग खत्म कराया। तो एक नहीं कम से कम 10 उदाहरण है कि संविधान को खत्म करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। महामहिम ज्योति मुर्मू जी की बात कर रही थी आप, हमारे राष्ट्रपति महोदया का। राष्ट्रपति महोदया का 3 जगह अपमान किया है जो सीधे सीधे देश का और संविधान का अपमान है। एक बार माननीय आडवाणी जी के जन्म दिवस पे जाती है, प्रधानमंत्री जी बैठे रहते हैं और हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया खड़ी रहती है। अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है मूल रूप से राष्ट्रपति का एक त्योहार है, एक पर्व है कि गणतंत्र होता है। उस दिन के अखबार उठा के देख लीजिए, बाइट्स देख लीजिए, कहीं भी हमारी राष्ट्रपति महोदया नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो इन्होंने ये संविधान का ही नहीं पीडीए का भी अपमान है। तो ये संविधान विरोधी है, हिंदू विरोधी है, और किसी भी प्रकार से कोई भी स्थितियां होंगी ये व्यापारियों के साथ खड़े होंगे और जनता का शोषण करेंगे। ये जनता जान चुकी है। जो कुछ भी महाकुंभ में इन्होंने दिखाया है उसका भी बहुत बड़ा असर मिल्कीपुर चुनाव पे होने जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने, महाकुंभ का जिक्र भी किया। और बिल्कुल रजा रिजवी जी, अंबेडकर के बनाए गए संविधान कितना खतरे में है इस समय? देखिए ऐसा है, ये राजनीतिक बातें हैं और राजनीतिक व्यक्ति सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने अपने चीजें लेकर के आते हैं और आम जनता के बीच में वो अपनी चीजों को रखते हैं और आम जनता उनकी चीजों को समझती है तो वही वोट में कन्वर्ट हो जाता है। अब संविधान खतरे में, कोई कहे हिंदू खतरे में, कोई कहे मुसलमान खतरे में, तो ये सब एक राजनीतिक बातें हैं। खतरे में कोई नहीं है, न संविधान खतरे में है न आम जनता खतरे में है। ये खाली ये कहने की बात है खतरे में, कौन संविधान खतरे में है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि आम जनता से वोट लेना है, आम जनता को समझाना है कि भाई संविधान की किताब को लेकर के सबको बता देना है कि संविधान खतरे में। अम्बेडकर जी वगैरह ने जो बैठ के संविधान बनाया है वो सोच समझ के बनाया है, ऐसा नहीं बनाया कि नहीं है। लेकिन संविधान में ये सही है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कानून में भी, और बहुत से जैसे आईपीसी और सीआरपीसी, ये सब आप देखिए पूरा जो अंग्रेजों का ही एक उसमें वो था। यानी आप किसी को अगर एक चौराहे पर एक डंडा मार दीजिए तो उसकी दफा क्या थी, मारा आपने डंडा, तमाचा मारा तो 323 जो है वो एनसीआर है, नॉन कार्बन रिपोर्ट। यानी आप एफआईआर लिखाएंगे, यानी चौराहे पे किसी ने अगर एक तमाचा मार दिया आपको, आपकी तो बेइज्जती हो गई। सूट पहने खड़े हैं आप, कपड़ा अच्छा पहने खड़े हैं, मारा एक आदमी है, आप एफआईआर लिखाने गए तो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी 323 में, पुरानी दफा जो थी उसमें लिखी जाएगी, और एनसीआर है, नॉन कार्बन रिपोर्ट है। किसी भी पुलिस ऑफिसर को उसमें अरेस्टिंग का पावर नहीं है, आप तो जेल नहीं भेज सकता, आपने तो इज्जत उखाड़ दी। तो कुछ कानून ऐसे हैं। बिल्कुल, लेकिन रजा रिजवी जी, अभी रविंद्र जी ने बात की कि महाकुंभ में जो मामला हुआ, भगदड़ हुई है, उसका सीधा असर मिल्कीपुर पे होगा, क्या ऐसा होगा क्या? देखिए ऐसा नहीं है कि वो भगदड़ वो हो जाए और इसकी वजह से मिल्कीपुर के चुनाव पे असर पड़ेगा। ये ठीक है कि राजनीतिक लोग इसको अपनी बात कहेंगे, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि ये वाकया हुआ है। लेकिन उस तरीके से बहुत तेजी से इसको रोका भी है, जो है वो योगी आदित्यनाथ ने बहुत तेजी से इसको रोकने की कोशिश की और बहुत तेज रोका है। लेकिन अब जिनके लोग गए हैं, जिनकी जाने गई हैं, तो अफसोस तो है ही है, और बड़ा अफसोस है कि बच्चे घर का परिवार का व्यक्ति चला जाता है तो दुख तो होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ, मैं अपना बताता हूँ आधे सेकंड में, कि मैं हज करने जब 98 में गया था तो मैं दुआ मांगता था कि पाक परवरदिगार खाने काबा में मेरा दम निकल जाए तो हम महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला हमें सीधे जन्नत में ले जाएगा। तो आप समझिए ये इतने जो पवित्र चीजें हैं, और मौनी अमावस्या जो है ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा पर्व है। तो बहरहाल मरना नहीं चाहिए किसी को, मैं उसमें तो नहीं, लेकिन अगर
कोई खुदा ना खास्ता मर जाता है तो समझिए वो सीधे सीधे स्वर्ग जाता है, मेरा अपना मानना ये है। तो बिल्कुल। ये तो हम लोग खुद मानते थे कि भैया आज में हम मर जाए तो हम खाने का बाद वहीं दफन हो जाएंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे। लेकिन सरकार ने अपना इंतजाम किया, लेकिन इंतजाम और अच्छे तरीके से करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को अच्छे तरीके से व्यवस्था में लगाना चाहिए कि जिससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो नोज जो है कुंभ का, महाकुंभ का जो नोज है, नोज से लौटने में, जाने में, आने में उस पर व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब देखिए ऐसा है कि कमेटी बन गई है, हर्ष साहब जो है वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो उनके साथ और जांच गठित की गई है। ठीक है, ठीक है शशिकांत जी। और आज देखिए डीजीपी साहब और आज जो है चीफ सेक्रेटरी गए हुए हैं, तो कई एंगल से जांचें हो रही हैं, बिल्कुल। रिपोर्ट आएगी। ठीक है, अभी तक आप हिंदू विरोधी समाजवादी पार्टी का जिक्र करते आए थे कि राम भक्तों को गोली चलवा दी थी, लेकिन ना महाकुंभ में आपका भी तो फेलियर सामने आया ना प्रशासनिक। नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से वहां पे व्यवस्था की गई है उसकी सराहना पूरी दुनिया कर, तब भी कर रही थी, अब भी कर रही है, आगे भी करेगी। लेकिन क्या लेकिन ये वीआईपी जो मूवमेंट भी की वजह घटना से घटी चूक नहीं हुई क्या? ओके सर। नहीं, वीआईपी उस दिन तो कोई आया नहीं। जिस दिन घटना घटी उस दिन कोई वीआईपी नहीं। और ये दुखद घटना हुई है जो संवेदना का विषय है, राजनीति का विषय नहीं। बिल्कुल। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो हैं, देखिए कितना डिफेंसिव है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के, कि इनको भरोसा है कि जो दुर्घटना घटी कुंभ में उसका असर पड़ जाए मिल्कीपुर पे तो ये जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में फूट पड़ जाए तब ये जीत जाए। ये कितना डिफेंसिव हो रहे हैं, आप इससे मिल्कीपुर चुनाव का परिणाम का अंदाजा लगा सकते। ठीक है, जल्दी से लास्ट कमेंट रविंद्र जी। हम डिफेंसिव हैं और डिफेंसिव रहते हैं, आपकी तरह ऑफेंसिव नहीं है कि दंगे कराते रहे। आपके नस्ल में दंगा है तो आप ऑफेंसिव हैं, आप ऑफेंसिव बने रहिए। हम डिफेंसिव हैं और हमेशा डिफेंसिव भी रहेंगे। आपका मुख्यमंत्री 3 दंगे का आरोपी है, आपके प्रधानमंत्री बड़े विश्व के सबसे बड़े दंगे के आरोपी हैं, तो हम डिफेंसिव हैं, डिफेंसिव रहेंगे, आप ऑफेंसिव बने रहिए। धन्यवाद। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मिल्कीपुर में इस बार सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर ऐसे में है जहां आपको बता दें कि तमाम जो सियासी पंडित इसे लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच दोनों के बीच पड़ला इस बार भारी होता हुआ नजर आ रहा है और मिल्कीपुर सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने के इरादे से उतरती हुई नजर आ रही, तो वहीं अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई ये सीट सपा के लिए भी अहम है। लेकिन जनता किस पर मुहर लगाती है ये 8 फरवरी को पता चलेगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।